के पास अपनी एक बंधन ऊर्जा होती है जिसे हम संयोजकत्व कहते हैं। जब समान परमाणु होते हैं तो उसे आइसोट्रॉप, तथा जब समान परमाणु वाले समान भार वाले परमाणु होते हैं तो उसे आइसोबार कहा जाता है। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना लेकर आया हूं। तो बच्चों, इसकी पहले ही 2 वीडियो आ चुकी हैं, इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसे सबसे पहले आपको देखना है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है। और बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जब पढ़ते होगे तो आप में उसमें क्या कमियां लग रही हैं और क्या आप चाहते हो इंप्रूवमेंट, उसको जरूर बताएं और रेटिंग दें। ठीक है। तो बच्चों, मिलते हैं इसी में। यदि आप देखोगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है तो आइसोट्रॉप क्या है, आइसोबार क्या है और साथ में हमारी वैलेंसी क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों, यदि हम वैलेंसी के बारे में देखते हैं, संयोजकता के बारे में देखते हैं, तो किसी भी परमाणु की किसी दूसरे परमाणु से जुड़ने की जो क्षमता होती है, जो प्रवृत्ति होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो संयोजकता क्या है? किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब कोई भी परमाणु है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम जो है हाइड्रोजन, हीलियम मान लीजिए जो है, तो यदि इसके आउटर क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो बैलेंसी होती है कितनी होती है? 2। लेकिन हाइड्रोजन के बाद हीलियम जो होती है, इसकी बैलेंसी 2 नहीं होती है। ये ध्यान रखना, ये न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि ये इसकी बैलेंसी कंप्लीट होती है। ठीक है। तो दूसरे कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए इसके बाद मान लीजिए कार्बन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, ये अलग अलग बैलेंसी शो करते हैं। ठीक है। तो आउटर क्लास में, आउटर बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है संयोजकता को दर्शाते हैं। ये परमाणु में रासायनिक गुणों को निर्धारण करते हैं। यानी जो ये बैलेंसी होती है किसी भी परमाणु में रासायनिक गुणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। जिन तत्वों की परमाणु के बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है वह रासायनिक रूप से कम सक्रिय होते हैं, अर्थात उच्च स्थायी होते हैं। मतलब जिनकी संयोजकता पूर्ण होती है ना, जिनके बाहरी जो कोष होते हैं पूर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इस प्रकार के तत्व अक्रिय तत्व कहलाते हैं, मतलब निष्क्रिय। इसी की संयोजकता शून्य होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखेंगे हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, ज़ीनॉन होता है और रेडॉन होता है। ये जो है जिनको हम बोलते हैं नेसेंट गैस, अक्रिय गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये ऐसी गैसें हैं जिनकी संयोजकता शून्य होती है, 0 होती है। अगला, इन तत्वों में हीलियम परमाणु, ठीक है, की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। मतलब जो है अक्रिय होते हैं, तो ये है हीलियम में जो है बाह्यतम में 2 है, लेकिन बाकी में जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन में इनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब इनकी जो बाह्य कक्षा होती है कंप्लीटली फुल होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं संयोजकता कोष और संयोजकता इलेक्ट्रॉन। बोर-बरी के नियम के अनुसार हमें ज्ञात है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यानी जो बोर-बरी है उन्होंने हमें बता गए हैं कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। हर तत्व अपनी बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने से मुक्त या अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। मतलब यदि अपनी कक्षा खाली है तो या कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे या कि इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। ठीक है। मतलब मान लीजिए आप दुकान पर गए हो, शॉप पर गए हो, मान लीजिए आपका दोस्त भी साथ में गया है और आपके पास कोई सामान ले रहे हो और 1 रुपए कम है, तो आप क्या करोगे? 9 रुपए अपने दोस्त को दोगे कि 1 रुपए उधार दोगे? तो बेटा आप 1 रुपए उधार दोगे, 9 रुपए नहीं दोगे। ठीक है। ऐसे यहां पर वही चीज बताई जा रही है कि यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है कम है तो या कि इलेक्ट्रॉन लोगे या इलेक्ट्रॉन दोगे। यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आपको आवश्यकता है तो आप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। यदि कम आपको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो आप इलेक्ट्रॉन को ले लोगे। समझ में आया कि नहीं? अगला, 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोष में रखते हुए जो भी इलेक्ट्रॉन
कोई तत्व लेता है या देता है, इलेक्ट्रॉन की इस संख्या को लेने देने के उपयोग होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, इसे ही हम संयोजकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, हमारे पास एक गैस है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। यदि हम देखें तो इसके मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पहले बाहर जो है के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 के बाद जो है एल आता है, के बाद एल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपको पता है 8 होंगे। लेकिन यहाँ पर यदि देखोगे तो 2 तो हमने भर लिए, बचे कितने, 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसके बाहरी यानी ऑक्सीजन के बाहरी जो कक्षा है वो कौन सी है, एल है। तो एल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए या ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कुछ नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उधार लेगा। इसीलिए बेटा ऑक्सीजन में -2 बैलेंसी आ जाती है, -2 चार्ज आ जाता है। -2 चार्ज क्यों आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उधार लेता है, और जब उधार लेते हैं किसी से तो हमारे ऊपर क्या आ जाता है, कर्ज आता है, कर्जा आ जाता है, ऋणी हो जाते हैं, है ना। जब हम किसी ऋणी हो जाते हैं तो हमारे ऊपर माइनस चार्ज आएगा। यदि हम किसी को दिए हैं तो हम क्या होंगे, धनी, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उधार लेता है, इसलिए पे चार्ज कितना आता है, माइनस चार्ज आता है। समझ में आया। अगला यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग, अगला क्या है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड एंड आर्गन। यहाँ पर देखोगे तो ये टोटल जो है 18 एलिमेंट दिए हुए हैं और इनके सिंबल दिया है, इनका एटॉमिक नंबर दिया है। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 जो है आपको एटॉमिक नंबर दिए। उसमें प्रोटॉनों की संख्या दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। तो आप देखेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एटॉमिक नंबर दोनों बराबर होते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एटॉमिक नंबर क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर होंगे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, थोड़ा सा परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर KLMN के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, ठीक है। अगला क्या होता है, तो आपने देखा कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन में किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे दें। अगला क्या है, परमाणु संख्या। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं, क्रमांक कहते हैं। इसे जेड्स द्वारा निरूपित, यानी कोई भी परमाणु यदि उसके नाभिक पर जितने भी क्या स्थित होते हैं, प्रोटॉन स्थित होते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। किसी तत्व के सभी अणुओं का परमाणु संख्या 2 समान होता है। किसी भी तत्व के परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी कोई भी उदासीन हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। परमाणु की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास हीलियम है और क्या है, जिंक, लिथियम। तो यदि आप देखोगे कि हीलियम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। यहीं पर लिथियम में जो है परमाणुओं की संख्या जो होती कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। इन्हीं चीजें समझ में। अगला क्या है, द्रव्यमान संख्या, जिसको हम बोलते हैं किसी परमाणु में के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की, ठीक है, संख्या के योग को उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों की इक्वल को ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है। जहां ए क्या है, द्रव्यमान, यहाँ पर ये फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है, हम इस फॉर्मूले के बेसिस में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। समझ में आया। न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या किसी तत्व का मूल
लक्षण नहीं होता, क्योंकि यह किसी तत्व में विभिन्न भिन्न परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। ध्यान रखना, किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पर आपने ये देखा है। ठीक है, इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्या है, समस्थानिक। समस्थानिक, ध्यान रखना, ये पेपर के दृष्टि से और चीजों के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले जितने भी टॉपिक है बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप देखें तो क्या समस्थानिक, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान हो किंतु द्रव्यमान संख्याएं जो होती है, किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या समान, किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन में आपने देखा होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, आपने देखा होगा ड्यूटेरियम, और आपने देखा होगा ट्राइटियम। तो प्रोटियम में H1, ड्यूटेरियम में H2, और ट्राइटियम में H13, इस तरीके से आपने देखा था। तो जो है आप देखोगे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, अगला समस्थानिकों का हम जो है यूज किस तरीके से करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ पर समस्थानिक, अगला समस्थानिक हमारा क्या है, उपयोग किस तरीके से ऐसे करते हैं। जैसे यूरेनियम जो है 235 समस्थानिक का प्रयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय, ठीक है, रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो यूरेनियम U-235 जो है 235 जो है, इसका उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टरों में बिजली उत्पन्न करने में उपयोग की जाती है। यूरेनियम 238 का प्रयोग पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी पर आग को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी जो यूरेनियम 238 होता है, इसका उपयोग जो है हम पुरानी चट्टानों, यानी कितनी साल पुरानी ये रॉक है, चट्टाने हैं, उसका पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक का प्रयोग कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी जो कोबाल्ट है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कैंसर उपचार में। जीवाश्म की आयु की सीमा ज्ञात करने के लिए कार्बन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। यानी कोई जीवाश्म है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉसिल, तो फॉसिल का जो है आयु की सीमा ज्ञात करने के लिए कि ये कितने साल पुराना जीवाश्म है, उसकी सीमा यानी आयु का पता लगाने के लिए जो है हम जो है इसका उपयोग करते हैं। अगला आयोडीन। आयोडीन जो होता है, आई जिसको हम बोलते हैं आयोडीन, आई होता है समस्थानिक का उपयोग। घेघा आपने देखा होगा, घेघा जब जो गला है यहाँ पर, ये जब बढ़ जाता है तो इसके उपचार के लिए जो है आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अगला बेटा है संभारिक। क्या है, संभारिक। अब आप देखेंगे संभारिक क्या होता है। संभारिक वे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। यानी इनका जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न होती है, तो संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। संभारिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है, परंतु परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, परमाणु यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे आप देखोगे आर्गन, आर्गन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, आर्गन इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, लेकिन परमाणु भार होता है 40। ठीक है, यहीं पर जो है कैल्शियम, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है 20 होता है, लेकिन परमाणु भार जो होता है इसका 40 होता है। समझ में आया, तो ये क्या होते हैं, संभारिक होते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, संभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनका रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। ध्यान रखना, यानी इनका जो परमाणु क्रमांक भिन्न होता है तो इसलिए इनका रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। संभारिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भौतिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी ध्यान रखना, जैसे आर्गन है, आर्गन जो है एक तरह से गैस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम जो है एक तरह से क्या है, सॉलिड है। क्या है बेटा, सॉलिड है।
ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, एक गैस है और एक सॉलिड है, तो दोनों के रासायनिक संगठन क्या है, अलग अलग है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो परमाणु क्रमांक यानी द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु भार जो है अलग अलग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। और इनका नेचर भी जो है एक दूसरे से क्या होता है बेटा, भिन्न होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि परमाणु द्रव्यमान और बैलेंसी एक समान होते हैं। जो परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं उन्हें हम आइसोट्रॉप, तथा जिनके परमाणु भार अलग होते हैं उसे हम आइसोबार कहते हैं। तो इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें। तो बच्चों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि और हमें और अलग तरीके से बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तो आप अपने कमेंट को जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हमें पता चले कि आप किस तरीके से इसको चाहते हैं कि हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें। तो बच्चों, मिलते हैं इसके नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।